हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जैसा आप पढ़ पा रहे हैं, पेपर किस प्रकार हल करना है, आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सब ने वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसमें हमने 25 से 30 बिंदु लिए हैं जिनका आप सबने ध्यान रखना है। आइए पहला बिंदु देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला बिंदु है पेपर किस पेन से करना है। बच्चों, आप पेपर में नीला या काला दो पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल या हरा पेन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नया पेन आपने नहीं लेके जाना है बच्चों। अगर आप नया पेन ले रहे हैं तो पेपर से 1-2 दिन पहले लें और उस पेन से घर पे लिखने की प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि आप पेन स्कूल ले जाएं और वहां आपके वो हाथ पर सेट ना बैठे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपने पेन किस प्रकार का इस्तेमाल करना है, जो पेन आपने पहले इस्तेमाल किया हो उस पेन का इस्तेमाल करना है। और आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन जरूर होना चाहिए। आपके पास अपनी ज्योमेट्री का पेंसिल, फूटा, रबड़ सब प्रकार का सामान होना चाहिए, पेपर चाहे किसी भी विषय का हो। बच्चों, दूसरा बिंदु देख रहे हैं आप, पेपर पर रोल नंबर, डेट और सब्जेक्ट साफ साफ लिखना है। आपका रोल नंबर सही लिखा होना चाहिए। अगर आपके पेपर कोड में आ रहे हैं तो पेपर का कोड जरूर लिखा होना चाहिए। एग्जामिनर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस अपने घर पे एक बार कर लेनी है। बच्चों, अगला बिंदु है टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपके पास वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे 50%, और सेकंड वो आपके पास वहां सब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे। कौन से होंगे? सब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस। इन सब की टाइम मैनेजमेंट में आपने 15 मिनट्स आपने रिवीजन के भी रखने हैं। ये काहे के लिए रखने हैं आपने? रिवीजन के लिए, लास्ट में ओवरऑल के लिए। अब ये टाइम मैनेजमेंट है। ऐसा ना हो कि आप सारे प्रश्न जो है एमसीक्यूज में ही टाइम ज्यादा लगा दो या सब्जेक्टिव में ही टाइम ज्यादा लगा दो। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट में जो भी आपके पास समय है उसमें आपने 10 मिनट शुरू के, जिसमें आप प्रश्न पत्र को पूरे को पढ़ोगे, और 15 मिनट उसके जिसमें आपने इन 15 मिनट्स में आपने जो लास्ट के हैं रिवीजन करनी है। क्या छूट गया है, क्या आपने किया है, इन सब का ध्यान रखना है। अगर ऐसा लगता है जो आपने अच्छे से याद नहीं किया उसको थोड़ा बना के लिख सको, इस प्रकार का आपके पास टाइम बचना चाहिए। अब अगला बिंदु है प्रत्येक प्रश्न 2 बार पढ़ना है। बच्चों, ऐसा ना हो कि प्रश्न में पूछा कुछ है, आपने खाली क्वेश्चन का नाम देखा या उसको हल्का देखा और एक बार में उसका आंसर लिखने लग गए। उससे क्या होगा कि टू द पॉइंट आपका आंसर नहीं जा पाएगा। तो आपने प्रश्नों को 2-2 बार पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए। अगर प्रश्न नहीं आता थोड़ा सा माइंड पे जोर लगाइए, कौन सा प्रश्न है, किस प्रश्न उसमें लेसन में से आया है, तो उसी हिसाब से आप उसका आंसर दीजिएगा। अगला बिंदु है प्रश्न में क्या पूछा गया है। आपको जो प्रश्न में पूछा गया है आपने उसी के अनुसार आंसर देना है। जो प्रश्न में पूछा गया प्रश्न का उत्तर भी उसी प्रकार लिखना है। जैसे मानो वो बोलता है कि आपको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आपने आंसर में क्या लिखना है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि, उसके बाद आपने जो भी आंसर लिखना है वो लिखेंगे। जैसे व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स इन आवर बॉडी, तो आपने क्या लिखना है? द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स इन आवर बॉडी आर, अगर पॉइंट्स में लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपके पास ये पॉइंट्स ठीक से बने होंगे तो एग्जामिनर को अंक देते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो पूरे अंक आपको प्रश्नों में देंगे। अगला बिंदु है हमारा सभी प्रश्न हल करने हैं। बच्चों, यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप सभी प्रश्नों को हल करें। कोई भी प्रश्न आपने छोड़ना नहीं है। कारण क्या है, आपके पास जो सब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, सपोज करो अगर उसमें आपको आंसर नहीं याद है, आपको जो भी याद है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जो भी याद है आपने वो लिखनी है। प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं प्रश्न छोड़ना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सभी बच्चों को आदत होती है कि जो प्रश्न आपने याद कर रखे हैं वही लिख के आते हैं, बाकी प्रश्न छोड़ आते हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने सभी प्रश्नों को हल करना है। यदि कोई प्रश्न बच्चों आउट ऑफ सिलेबस है तब भी आपने आंसर लिखना है उसका, गलत या सही। उसमें पॉलिसीज बोर्ड की कई बार ये रहती हैं कि जिन बच्चों ने प्रश्न हल किया है उनको अंक दे दिए जाएं। अब बाई चांस कोई प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, अब ये तो एग्जामिनर को ही पता है आउट ऑफ सिलेबस आया है, तब उसमें क्या होता है बच्चों, आपने चाहे उसको सही अटेम्प्ट किया है चाहे उसको गलत अटेम्प्ट किया है, उसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ये चांस की बात है कि अगर बाई चांस वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं प्रश्न आते, परंतु अगर आ जाए आपने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसलिए हमने लिखा है सभी प्रश्न हल करने हैं।
अगला बिंदु देखें। अगला बिंदु है अपने आंसर के पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अब आपने जो आंसर लिखा है उसको, जो उसके मेन हेडिंग्स हैं उसको आपने अंडरलाइन करनी है। हेडिंग आप स्टिक के पेन से लिख सकते हो, ब्लू स्टिक के पेन से, बहुत सुंदर लगेगा, उससे एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी रहेगी और उसको आपको मार्क्स देने में भी टीचर को अच्छा लगेगा। पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए, उनको स्टिक के पेन से लिखिए। अब वो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपका वर्ड टू वर्ड आंसर पढ़े। उसमें आपके मेन पॉइंट पढ़ते हैं वो, और उसको थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद उसको बचे की राइटिंग या उसके करने का ढंग, अंडरलाइन वगैरह जो किया उसको देख के उस क्वेश्चन में वो नंबर दे देते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है, मेन पॉइंट्स पे अंडरलाइन जरूर करना है, हेडिंग को स्टिक के पेन से लिखना है। अगला बिंदु है, यदि किसी प्रश्न में अंतर पूछे गए हों तो बीच में लाइन लगाकर हल करना। अब जैसे यहां लिखा है, जैसे धमनी और शिरा में अंतर लिखो, तो आपने इस प्रकार धमनी और शिरा लिख के बीच में लाइन लगा के फिर अंतर लिखने हैं। इसमें दूसरी बात आपने क्या ध्यान करनी, जब आप यहाँ पे नंबर 1 डाल रहे हो, इस 1 नंबर के सामने इसका पॉइंट लिखा और यहाँ पे 1 नंबर डाला, इसके सामने इसका पॉइंट हमने जो भी आया वो लिख दिया। सपोज करो इसका 2 लाइनों में आया, तो अगला आपने इसके सामने नहीं लिखना, तीसरी लाइन में लिखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला बिंदु आप कहाँ लिखेंगे, तीसरी लाइन में लिखेंगे, और वो वहां पे आपने 1 लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके साथ एंगेज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा और दूसरे के सामने दूसरा, इस प्रकार आपने अंतर स्पष्ट करो का प्रश्न करना है। आपने इसको पहरे में नहीं लिखना है, बीच में लाइन लगाएंगे, फिर आपने इसका आंसर लिखना है। बच्चों अगला बिंदु है, 2 अंक के प्रश्न में 2 से 4 लाइनें ही लिखनी है। ऐसा ना हो कि आपको प्रश्न 2 अंक का बहुत अच्छे से आता है और आप उसको बैठे हुए आधा पेज लिख दें, 2 पेज लिख दें, तो उसके नंबर आपको 2 ही मिले। का प्रश्न है उसी के मुताबिक आपने आंसर देना है। 2 नंबर का है तो 2 से 4 लाइनों में लिख सकते हो। 3 नंबर का प्रश्न है 3 या 4 5 लाइनों में लिख सकते हो, और लेंथी क्वेश्चन है तो उसको आपको पता ही है लगभग 150 जो शब्द होते हैं उसमें आपने उसको लिखना होता है। तो क्या होगा, बाकी प्रश्न आपके उनको समय नहीं मिल पाएगा, आप उनका उत्तर सही से नहीं लिख पाओगे। अगला बिंदु देखो, अब पेपर पे आपने बच्चों कहीं पे भी लाइन लगानी है तो लाइन लगाने के लिए आपने केवल पेंसिल का ही प्रयोग करना है, वहां पेनों से लाइनें आपने नहीं लगानी है। जैसे भी आपने पीछे अंतर में देखा था, हाँ वहां पे भी आपने पेंसिल से लाइन लगानी है बीच में। हर प्रश्न के बाद भी लाइन लगानी है, इस बिंदु की भी हम चर्चा करते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना, लाइनों के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करना है, पेन या बॉल पेन का प्रयोग इसमें नहीं करना है। अगला बिंदु है बच्चों, चित्र साफ सुथरे बनाने हैं। जहां पे आपको उसमें डायग्राम की जरूरत है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो या और किसी विषय का हो, तो डायग्राम बिल्कुल आपके साफ सुथरे पेंसिल से बने होने चाहिए। इसमें आपने फिर वही पेन का प्रयोग नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेन से डायग्राम बना देते हैं और उसका कोई लाभ नहीं होता है। दूसरा, जो भी आप चित्र बनाओगे, जो डायग्राम बनाएगा वो लेवल्ड होना चाहिए, उनके पार्ट्स लिखे होने चाहिए। अगर आपने साइंस का डायग्राम बनाया बिल्कुल साफ सुथरा, जितना आप पेपर साफ करोगे उतने आपके अंक नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपका पेपर गंदा होगा तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो आपने इन सब बिंदुओं का ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखें बच्चों, एसएसटी में मैप आता है तो आपने मैप जरूर करना है। मैप में बिल्कुल मैं मानता हूं फ्री के होते हैं, बहुत कुछ आपने भी अगर कुछ थोड़ा सेंटीमीटर ऊपर या नीचे कोई आपने एरो लगा दी या पॉइंट शो कर दिया तो टीचर आपको नंबर दे पाएंगे। कि हर टीचर, हर एग्जामिनर जो है ये चाहता है कि मैं बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नंबर दूं, परंतु बच्चों अगर सोचो आपने कुछ किया ही नहीं होगा मैप में तो आपको टीचर नंबर कैसे देंगे। तो इसलिए आपने मैप को जरूर सॉल्व कर, जो प्रश्न है उसके ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखना है। ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं मैप का क्वेश्चन नंबर ही लिखते, तो टीचर को उससे भी परेशानी होती है। मैप के ऊपर आप लिखोगे आप कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5th है, 10th है, 12th है, जो भी है आपने वहां मैप पे क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखा। अगला बिंदु है, साइड मार्जिन अधिक नहीं होना चाहिए। बच्चों एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने पेपर वेस्ट करने की कोशिश की है और बहुत सारा मार्जिन आप लेफ्ट में और बहुत सारा मार्जिन आप राइट में छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन आपने छोड़ना है ताकि आपका पेपर देखने में ऐसा ना लगे कि आप पेपर वेस्ट कर रहे हैं। इससे भी आपका इंप्रेशन नेगेटिव जाता है। तो आपका साइड मार्जिन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखो आप यहाँ देख रहे होंगे कि साइड मार्जिन में किस प्रकार आपको लगा के दिखाया है, इस प्रकार का साइड मार्जिन ही आपने रखना है, इससे अधिक साइड मार्जिन आपने नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैथमेटिक्स के पेपर में रफ काम प्रश्न के साथ वाले मार्जिन पर करना है, यानी कि जो आपका राइट साइड में मार्जिन है उस पर ही करना है। परंतु हमने ऊपर तो भी कहा कि मार्जिन कम लेना है,
बच्चों मैथ के पेपर में आपने मार्जिन बढ़ा लेना है और उसके सामने, जैसे अगर आपने प्रश्न नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो, उस प्रश्न नंबर 2 के सामने ही आपने उसका रफ काम करना है। ऐसा ना हो कि आप रफ काम लास्ट पेज पे कर रहे हो तो आपको पेपर पलटने में, ढूंढने में दिक्कत होगी। इसमें दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है बच्चों कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सामने उसका रफ काम किया हुआ, हल किया हुआ है और वहां पे आपने गुणा ठीक किया है और आपको पोस्टिंग में इधर आंसर लिखते हुए कोई गलती होगी तो एग्जामिनर आपको रफ काम में भी देख के नंबर दे सकते हैं। तो इसलिए आपने मैथमेटिक्स के पेपर में जो रफ काम है क्वेश्चन के सामने ही करना है, पीछे वाली शीट पे या क्वेश्चन पेपर पे हल नहीं करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब जब आपने मैथमेटिक्स का काम, रफ काम क्वेश्चन के सामने ही करना है तो मैथमेटिक्स के एग्जाम में मार्जिन बढ़ा लेना है। अगला बिंदु देखो, 2 प्रश्नों के बीच एक लाइन का अंतर छोड़ना है। बच्चों आपको बोर्ड के एग्जाम में खूब बड़ी सारी शीट मिलती है, आपने उसको ठीक से इस्तेमाल करना है। हर लाइन क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़िए। आपने 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़िए और उसके बाद आप अगला प्रश्न कीजिए। अगर आप एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे हो तो एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में, प्रश्न ढूंढने में, चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसका आपको क्या दिक्कत होगी बच्चों, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके मार्क्स पे जाता है। टीचर को इरिटेशन होती है, परेशानी होती है और जब परेशानी होगी तो टीचर आपको अंक अच्छे नहीं देंगे। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना। देखो जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि इस प्रकार आपने हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन जो है वो जरूर छोड़नी है, उससे आपको आंसर कटिंग नहीं करनी है। अगर कहीं पे कोई बच्चों गलत हो जाए उसको एक बार में काटना, ऐसा नहीं है। आप जैसे ये लिखा है, अब यहाँ पे कटिंग होगी, आप इसको ऐसे करोगे तो क्या होगा, अब देखो आप पेज की हालत देखो क्या होगी, ये क्या होगा, ये आपको अलग से ही शो होगा। ऐसी कटिंग आपने नहीं करनी। अगर बाई चांस कहीं पे गलती हो जाए तो आपने एक सिंगल लाइन लगानी है। जैसे देखो, अब जैसे मान लो ये सपोज करो तय गलत लिखा गया, आपने इसको एक लाइन लगानी, देखने से पता भी नहीं चला क्या गलती हुई है और आपने यहाँ पे बारीक सा लिख दिया, या आप दोबारा लिख रहे हो बीच में लिखते लिखते बस हल्का सा लिख दिया, तो उससे क्या होगा, आपके पेपर की जो ब्यूटी है वो खराब नहीं होगी, पेपर आपका देखने में सुंदर लगेगा। तो आपने कटिंग जो है वो खिचड़ बिचड़ नहीं करनी है बच्चों, केवल एक सिंगल लाइन से आपने कांटा लगाना है, सिंगल लाइन लगानी है और उसके बाद आप अपना सही जो शब्द है वो। अगला बिंदु है बच्चों, एग्जामिनर को आंसर चेक करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर चेक करते बच्चों उसको कठिनाई हुई तो उनका मूड खराब हो जाएगा, मूड खराब होगा उससे आपको नंबर घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आपके पेपर चेक करते समय टीचर को आसानी लगनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन नंबर ठीक से लिखा हुआ हो, आंसर ठीक से लिखा हुआ हो, आंसर के पॉइंट्स मेंशन करे हुए हों। आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है तो उसमें आपने एक बात और ध्यान रखेंगे, पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। कई जगह आपके पास क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, आप हल्का सा क्वेश्चन का हिंट दो, क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसको आपने वहां पे आंसर लिख देना है। पूरा क्वेश्चन उतारोगे टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है। यही से रिलेटेड बिंदु है, सबसे पहले कौन से प्रश्न करने हैं। बच्चों स्टार्टिंग में जो है राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, सब बच्चों बड़े सुंदर सुंदर लिखते हैं, परंतु क्या वो राइटिंग लास्ट तक एक जैसी रहेगी? नहीं, लास्ट में जाके तो वो खिचड़ी बन जाती है, बड़ी जल्दी जल्दी लिखते हैं। क्या कई बार टाइम नहीं होता, कई बार समय का ध्यान नहीं करा और वो लास्ट में जो है थक भी जाते हैं, तो बच्चों की राइटिंग लास्ट में जाके बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो बच्चों मैं ये समझता हूं कि आपको शुरू में जो है वो बड़े प्रश्न हल करने होते हैं, बड़े प्रश्नों में सुंदर राइटिंग लिखोगे तो टीचर के पास आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। दूसरा क्या है, जो अगर आप एमसीक्यू लास्ट में लिख रहे हो तो उनमें आप में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने क्या किया, कैसे लिखा है, तो आंसर लिखना है, आपने एक शब्द में लिखना है या आपने उसमें एक लाइन में लिखना है, तो उसमें इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बच्चों अगला बिंदु है, प्रश्न जितने भी हैं आपने वो सीरियल ऑर्डर में करने हैं। सभी क्वेश्चन सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहला 5वां कर दिया, फिर चौथा कर दिया, फिर 25वां कर दिया, फिर 24वां कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने सेक्शन चूज किया, सपोज करो आपने सेक्शन सी स्टार्ट किया पहले, तो सेक्शन सी के सभी प्रश्न, अब मान लो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 17 से लेके आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 तक है, तो आपने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन एक सीरियल ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। और अगर आपने सेक्शन उसके बाद ए किया तो आपने सेक्शन ए के क्या करने, जितने भी प्रश्न हैं 1 to 10 हैं, 1 to 12 हैं, वो सारे एक जगह करने हैं, मतलब 1 to 12 इकट्ठे होने चाहिए। ऐसा नहीं पहले 10वां कर दिया, फिर 17वां कर दिया, फिर 5वां कर दिया, फिर 18वां कर दिया, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपके टीचर आंसर को काट सकते हैं, आपको नंबर उसमें रोक सकते हैं, नहीं देंगे। तो आपने सभी सेक्शंस के जो क्वेश्चन है उनको सीरियल ऑर्डर में करना है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ये बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू में यदि कोई गलत हो जाए तो क्या करना है। सबसे पहले तो एमसीक्यूज के आंसर कैसे लिखने। सपोज करो आपके पास
क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का है, तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे आप क्वेश्चन लिखने की उतारने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी उतारते हैं फिर आंसर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना। आप सीधा वहां क्या लिखोगे, आंसर 1। आंसर लिखा है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब आपको पता लग गया कि ये आंसर गलत है और आपने इसको काटना है। इसको यहां कटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको यहां कटिंग मत कीजिए। आप इससे निचले वाली लाइन में क्वेश्चन को आंसर ऐसे लिख दीजिए, आंसर 1, और वहां पे आपने लिखना था मान लो मस्तिष्क, तो आपने यहाँ पे मस्तिष्क लिख दिया। अब बच्चों देखो इसमें कटिंग भी नहीं हुई कहीं पे, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, टीचर को तुरंत पता लग जाएगा वो इसको ये तो गलत है ही है ना, इसको तो काटा लगाएंगे, ये ठीक है आपका, इसको ठीक करके नंबर देंगे। तो आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपने वहां करनी है। अगर बाई चांस कटिंग करने कर भी दी तो केवल एक सिंगल लाइन लगाई, यहीं पे इसका दूसरा आंसर आपने लिख देना है। बच्चों एमसीक्यूज में नंबर लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने क्या करा, अगर आपके पास 1 से 30 या 1 से 40 एमसीक्यूज हैं और सपोज करो आपके बीच में 2 या 3 क्वेश्चन जो ऐसे लगते हैं आपको वो गलत हैं, उनको आप जहां आपके 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पूरे उसके बाद दोबारा 4 नंबर या 5 नंबर, सपोज करो आपका पहला क्वेश्चन गलत हो गया, इसको आप लास्ट में दोबारा इसको लिख दो, तो टीचर आपको उसको वहां नंबर दे देंगे, क्योंकि आपने ऊपर तो कटिंग कर दी, उसमें तो आपको नंबर मिला नहीं। और आपको जब आप 30 के बाद दोबारा एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, इसी सेक्शन में लिखना, उसी सेक्शन में है। सपोज करो आपको सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपने सेक्शन ए के ही जब लास्ट क्वेश्चन करना है वहां पर आपने जो गलत प्रश्न थे उनको दोबारा लिख देना है। इससे टीचर को नंबर देने पड़ते हैं, वो नंबर काटेंगे नहीं उसमें, क्योंकि आपने आंसर तो लिखा है, ऊपर आपने कटिंग कर दी है। अब कटिंग में नंबर नहीं मिले या गलत लिख दिया है तो आप नीचे दोबारा लिख दोगे, तो आपको टीचर वहां पे जरूर नंबर देंगे। एमसीक्यू से ही बच्चा जो है अच्छे नंबर लेके पास हो सकता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, एमसीक्यू को बड़े सावधानी से करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। बिंदु देखो बच्चों, हमने अगला बिंदु लिया है, मैथ के पेपर में ग्राफ बीच में बांधना है। बच्चों आपने ग्राफ हो या मैप हो, एसएस के पेपर में मैप भी होता है तो मैथ में ग्राफ होता है, इसको हमेशा सेंटर में बांधना है। अगर पीछे बांधोगे तो क्या होगा, आपकी शीटें ट्रांसफर करते हुए, गिनते हुए, उठाते हुए वो अलग अलग होगी, तो आपको कोई बॉदर नहीं करेगा कि उसको उसमें पेस्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आपके पास ग्राफ हो तो ग्राफ है आपने मैप जो है उसको शीट के बीच में बांधना है, लास्ट में नहीं बांधना है। बिल्कुल आपने इन चीजों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। ग्राफ के क्वेश्चन पर भी आपने वहां पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, ताकि टीचर को चेक करने में, देखने में, अंक देने में परेशानी ना हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे और टीचर के माइंड से स्लिप हो गया और क्वेश्चन नंबर हैगा वो 5 नंबर का, मिले आपको 2 नंबर, तो नुकसान आपका होगा, आपको कोई चेक नहीं कर पाएगा, 3 नंबर का नुकसान आपका होगा। इसलिए मैथ के पर भी आपने क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। हम मैथ के पेपर की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे एक बार और ध्यान रखना है कि मैथ के पेपर में आपने यूनिट्स जरूर लिखने हैं। सपोज करो आप एरिया निकाल रहे हो, तो वहां पे आपने लिखा 50 मीटर स्क्वायर या 50 स्क्वायर मीटर्स, आपने ये जरूर मेंशन करने हैं। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो अगर खाली आपने जैसे यहाँ 50 लिख दिया तो टीचर आपको इसके नंबर कम कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर घटा सकते हैं। आपने वो सब बातें ध्यान रखनी है जिससे आपके नंबर बढ़े। दूसरा एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप आंसर लिखें, मान लीजिए आपने आंसर लिखा यहाँ पे 50 स्क्वायर मीटर, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, टीचर को तुरंत देखने में लगेगा। कई बार क्या होता है टीचर पूरा क्वेश्चन चेक ही नहीं करते, वो हमने आपको देखा कि आपका आंसर जो है वो 50 मीटर स्क्वायर आया और उसने आंसर चेक किया उन्होंने और आपको वहीं पे नंबर दे देंगे। तो इसके लिए आपने क्या ध्यान रखना, आपने मैथ के पेपर में आंसर्स को अंडरलाइन करना है, उनके यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना है वो तो आपको बता ही दिया है। पर मैथ में भी आपने क्वेश्चन पूरे नहीं उतारने हैं। वहां पे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी स्टेटमेंट उतारने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर उतारने लगोगे, स्टेटमेंटें उतारने लगोगे क्वेश्चन नंबर के साथ, तो आपका पेपर पूरा हल नहीं होगा, जिससे आपके मार्क्स घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए आपने क्या ध्यान रखना, यूनिट्स लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं उतारने हैं, इसमें आंसर्स को अंडरलाइन करना है। अगला बिंदु है, प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 लाइनें पेंसिल से लगानी हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे 2 लाइनें लगानी है, यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म है और हमने पहली लाइन छोड़ी हुई है, तो आपने इस प्रकार मैं क्वेश्चन के बाद पेंसिल से 2 लाइनें फूटे के हेल्प से लगाएं। क्योंकि आपने 1 लाइन छोड़ी हुई, हमने पहले बिंदु लिया था कि हर प्रश्न आंसर के बाद 1 लाइन छोड़ोगे, उस लाइन के बीच में इस तरह करके आपने 2 लाइनें जरूर लगा देनी है।
बच्चों अगला बिंदु है इंग्लिश के पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन का पहरा होता है उसको पढ़ने से पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लेने, क्योंकि जब आप पहरे से पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको ध्यान में रहेंगे कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। जैसे ही आप पहरा पढ़ रहे होंगे तो आपको तुरंत उसमें आंसर भी ध्यान आ जाएंगे और आप वहीं पे उसको अंडरलाइन कर सकते हो या अपने क्वेश्चन पेपर पे उसको मार्क कर सकते हो कि इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। अगर आप पहले क्वेश्चन पहरा पढ़ोगे और क्वेश्चन बाद में पढ़ोगे तो दोबारा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आपने कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में क्या ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो हम यहाँ इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे थे बच्चों, एक बात और देख लेते हैं। हिंदी या इंग्लिश के पेपर में आपने अपना या शहर का नाम नहीं लिखना है। जो भी वहां पे क्वेश्चन में लिखा हो फिर वहां पे आपको बकायदा नाम वगैरह देते हैं कि इस नाम से आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसी नाम को आपने वहां। अगला बिंदु है जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन जब आप घर से चलो तब आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। अगर आप बातचीत करोगे, ज़्यादा बोलोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, जो आपने याद किया है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, घर से चलो, परीक्षा में बैठने से पहले तक किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप एक मन से पेपर दोगे तभी आपका पेपर में जो आपने याद किया उसको ठीक ढंग से लिख पाओगे। इसी के साथ आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों, कई बच्चों को क्या आदत होती है, घर से पुस्तक ले जाते हैं, बुक ले गए और एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर उसको पढ़ने लगे। बच्चों ऐसे में जो प्रश्न आपने एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, बाकी सब हो सकता है कि वो भूल जाओ। इसलिए आपने उस समय पुस्तक नहीं पढ़नी है, अपने मन को एकाग्र रखना है। अगला बिंदु है बच्चों कि जो आपको जिस भी क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज करो क्वेश्चन नहीं आता, उसकी 2 लाइनें आती हैं, 2 लिख के आओ। अगर 1 लाइन आती है 1 लिख के आओ। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया, चाहे आउट ऑफ सिलेबस हो तब भी करना है। मैथ के पेपर में स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर आपको 2 बिंदु आते हैं 2 लिख, जल्दी सभी बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था आपको पेपर में किस पेन से करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का ही आपने इस्तेमाल करना है। पेपर पर आपने रोल नंबर, डेट और सब्जेक्ट्स ठीक से मेंशन करना है। टाइम मैनेजमेंट आपकी सही होनी चाहिए, कितने नंबर का क्वेश्चन है उसी मुताबिक से उसको समय देना है। हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, प्रश्न में क्या पूछा गया उसके मुताबिक उसका आंसर देना है। सभी प्रश्न हल करने हैं। विशेष ध्यान रखना है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन उसको जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न हल करने हैं। ये भी हमने आपको बताया है। आपके जो आंसर होंगे उनके मेन पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है, हेडिंग को अंडरलाइन करना है। प्रत्येक जो प्रश्न पूछा है उसके बीच में आपने 1 लाइन छोड़नी है, ठीक है ना, और अंतर लिखना है तो बीच में सेंटर में लाइन लगा के लिखना है। 2 अंकों के प्रश्न है तो उसमें 2 से 4 लाइन नहीं लिखनी है, बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है। लाइन लगाने के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करना है। चित्र आपने साफ सुथरे बनाने हैं। मैप का प्रश्न जो है उसको आपने जरूर करना है, जरूर मेंशन करना है। पेपर पे आपने साइड मार्जिन जो है वो अधिक नहीं लगाना है बच्चों। एग्जामिनर को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप पेपर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथ के पेपर में साइड मार्जिन थोड़ा बढ़ा लेना है क्योंकि आपने वहां पे रफ काम नहीं करना है। 2 प्रश्नों के बीच में 1 लाइन का अंतर आपने छोड़ना है, हमने आपको पहले बता ही दिया। कटिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। फिर हमने कहा था कि कौन सा प्रश्न पहले करना है, हमने कहा सब्जेक्टिव प्रश्न पहले करेंगे, उससे आपकी राइटिंग शुरू में अच्छी होती है, बाद में लिखते लिखते तो गंदी हो जाती है ना। तो बाद में 1-1 नंबर के प्रश्न चलते हैं। सीरियल ऑर्डर में आपने प्रश्न करने हैं। एमसीक्यूज अगर गलत हो जाए तो 1 लाइन लगानी है या उसको नीचे दोबारा कर देना है। मैथ के पेपर में और एसएस के पेपर में ग्राफ या मैप जो है बीच में बांधने हैं। मैथ के पेपर में यूनिट्स वगैरह जरूर लिखने हैं, अपने आंसर को अंडरलाइन करना है। प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 पेंसिल से लाइनें लगानी है। इंग्लिश के पहरे में हमने बताया कि पहले आपने पहरा पढ़ना है, पहरा नहीं पढ़ना है बल्कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और पहरा आपने बाद में पढ़ना है। एप्लीकेशन लेटर में आपने अपना नाम, सब बिंदुओं का ध्यान रखना है। मुझे विश्वास है कि आप इससे अच्छे अंक ले पाओगे। गुड लक।